नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही नया चैप्टर लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में, कोशिका चक्र के बारे में, मतलब सेल साइकिल के बारे में और कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे या जानेंगे, चर्चा करेंगे आने वाले कुछ क्लासेस में। ठीक है, तो कोशिका चक्र क्या होता है? सेल साइकिल होती है। सेल, एक कोशिका किस किस दौर से गुजरती है, उसके साथ उस एक दौर में क्या क्या परिवर्तन होता है उस कोशिका में और कैसे वो विभाजन डिवीजन की तरफ बढ़ती है और डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन कितने प्रकार का होता है ये भी हम जानेंगे। पेड़ पौधों में और जानवरों में अलग अलग तरीके का डिवीजन होता है, विभाजन होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आइए आज पार्ट 1 के साथ हम शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमारे को किसने बताया कि ये सेल साइकिल क्या होती है या सेल डिवीजन क्या होती है? तो जायज़ सी बात है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट्स रहे होंगे, वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया हमें। तो जिनकी आप ये पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन है? ये है रडोल्फ वर्चाउ। कौन है ये? रडोल्फ वर्चाउ हैं, जिन्होंने क्या बताया था? ही वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट, इन्होंने ये एक सजेशन, सुझाव दिया था कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही आते हैं। क्या आते हैं? जो न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल्स के विभाजन होने से बनते हैं। पुराने सेल्स मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के किससे? डिवीजन से बनते हैं। कौन? न्यू सेल्स बनते हैं। इनका कहना ये था कि मान लीजिए ये एक पुराना सेल है। क्या है? ये एक पुराना सेल है। इस सेल का क्या होगा? डिवीजन होगा, विभाजन होगा। ये सेल दो में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? दो में ये डिवाइड करेगा और फिर ये क्या बना देगा? दो नए सेल बना देगा। क्या बना देगा? दो नए सेल बना देगा। ठीक है, तो इनका कहना ये था, ये सुझाव इन्होंने दिया। राइट, 1873 में, 1855 में तो रडोल्फ वर्चाउ ने बोला था। 1873 में स्ट्रॉसबर्गर ने क्या बोला कि जो न्यूक्लियाई है वो भी पुराने न्यूक्लियाई से बना है। जो नया न्यूक्लियाई है, जो ये नए न्यूक्लियाई बने हैं, ये पुराने न्यूक्लियाई के विभाजन से बना है। ठीक है, सेल है, सेल का विभाजन हुआ है, डिवीजन हुआ है, तो जायज़ सी बात है कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ होगा। इतनी बात समझ आए? राइट, अब बवेरी ने क्या बोला? थियोडोर बवेरी ने क्या बोला? ये जो इमेज है ये आपको दी गई है थियोडोर बवेरी की। राइट, थियोडोर बवेरी एंड फ्लेमिंग, इन दोनों ने जिस डिवीजन की हम बात कर रहे हैं उसकी डिटेल पढ़ी। क्या करा? स्टडीड द डिटेल्स ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल के विभाजन के बारे में डिटेल में पढ़ा। और फ्लेमिंग ने सोमैटिक सेल के डिवीजन को क्या नाम दिया? उसको बोला गया माइटोसिस। और ये माइटोसिस किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने नाम दिया। ठीक है, माइटोसिस मतलब जिसमें कि क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर जैसा का तैसा ही रहता है। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर होता है या जो प्लॉइडी होती है वो आधी में कम हो जाती है, आधी से कम हो जाती है। मतलब अगर 2n है तो आगे वाले जो आपके सेल्स बनेंगे वो 1n हो जाएंगे। ऐसा ज़्यादातर कहाँ होता है? गमीट्स में होता है। ठीक है, ओके, अब वैन बेनेडिन, स्ट्रॉसबर्गर, सटन एंड विनी वाटर ने बोला, उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने डिवीजन की डिटेल्स में पढ़ा और क्या पढ़ा? दैट अकर प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। अब ये फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स आ गए तो यहाँ पे ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है? प्लॉइडी क्या हो रही है? हाफ हो रही है। प्लॉइडी क्या हो रही है? हाफ हो रही है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है और ये कैसा हो जाएगा? सिर्फ एक एक ही रह जाएगा। ऐसे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, समझ आई? यहाँ पे क्या है? 2n है और यहाँ पे क्या हो गया? ईच सेल में 1n ही रह जाएगा। तो ये प्लॉइडी चेंज की जब बात होती है तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स में। एंड दे फाउंड दैट क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन गमीट्स।
क्या बोल रहे हैं, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल्स। मतलब अगर पेरेंट सेल्स में हमारे पास क्या है 2n है, तो गमीट में हमारे पास क्या रह जाएगा 1n ही रह जाएगा। अगर ये क्या है मेल है, कोई ये क्या है मेल है, तो इसके स्पर्म्स के पास क्या होगा, इसके स्पर्म्स के पास क्या होगा 1n वाले स्पर्म्स बनेंगे। इतनी बात समझ आई। यहाँ पे क्या कम हो रहा है, प्लॉइडी कम हो रही है, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। ठीक है, ओके। सो डिविजन बाय was termed by as meiosis. The division was termed as meiosis by Farmer and Murray. फ्लेमिंग ने क्या बोला था, फ्लेमिंग ने बताया था सोमैटिक सेल का डिवीजन, फ्लेमिंग ने नाम दिया था माइटोसिस। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था, माइटोसिस नाम दिया था, जबकि फार्मर एंड मूरे ने क्या टर्म दिया था, फार्मर एंड मूरे ने दिया था मीओसिस। क्या दिया था, मीओसिस, राइट। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं। कुछ साइंटिस्ट आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किसने मीओसिस नाम दिया, किसने माइटोसिस नाम दिया, ये सारे सवाल आपके पास आ सकते हैं। तो यही दो हैं इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो फोटो है ये है फार्मर की फ़ोटो। किसकी है ये फ़ोटो, फार्मर जो थे उनकी फ़ोटो है, जिनका किसमें संयोग था, मियोसिस नाम देने में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। जैसे कि हम क्या होते हैं, हम इंसान हैं, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, जब पैदा होता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है, फिर वो बड़ा होता है और फिर उसका वक्त आ जाता है कि वो अपना डिवीज़न करे या फिर अपने से दो जने बनाए। तो सेल भी क्या है, सेल को हमने यहाँ क्या माना है, सेल भी एक इंटायरली इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या है, पूरी इंडिपेंडेंट एंटिटी है, राइट। अब जब ये सेल है तो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ में कुछ ऑर्गेनेलीज भी हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स भी हैं, कुछ एनर्जी कंपाउंड्स भी हैं। क्या क्या होगा सेल के पास में, सेल के पास में क्या क्या होगा, सेल के पास में होगा एटीपी होगा, राइट। एटीपी क्या हुई, एनर्जी हुई। न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, राइट, जो कि क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, राइट, क्या बनाएंगे, जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे। एटीपी है, न्यूक्लियोटाइड्स है, कुछ एनर्जी कंपाउंड्स होंगे, क्या होंगे, कुछ एनर्जी कंपाउंड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, राइट, एंड क्या होंगे, कुछ प्रोटीन्स भी होंगे। यहाँ पे प्रोटीन्स को बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन्स को बनाने के लिए क्या होंगे, अमीनो एसिड्स भी होंगे, क्या होंगे, अमीनो एसिड्स भी होंगे, आरएनए भी होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास है, सेल्स के पास है। सेल्स के पास और क्या होंगे, ऑर्गेनेलीज भी होंगे, और क्या होंगे, ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब भी सेल के पास होगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हैं, जेनेटिक मटेरियल है आपके पास में, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए होगा, आरएनए होगा, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे एनर्जी कंपाउंड्स भी आप ही के पास सेल में होंगे। ठीक है, अब सेल क्या कर रहा है, सेल बढ़ोतरी कैसे करेगा आगे, सेल अपना मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे कैसे वो सेल का विभाजन ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट, कैसे उनको संयोजित किया जाता है या कैसे वो संयोजित होता है, क्या प्रोसेसेस है जो फॉलो किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, क्या है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और जेनेटिकली कंट्रोल्ड फिनोमिनन है। क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल, मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उससे जो प्रोटीन्स बनते हैं वो इस पूरे फिनोमिनन को या पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करके जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोला गया है कि सेल
सेल साइकिल मतलब कि सेल पूरा चक्र कैसे काट रही है, ठीक है, कैसे एक नया सेल बना, फिर वो कैसे उसके अंदर चीज़ें मल्टीप्लाई हुई, राइट, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद सेल का साइज कैसे बड़ा हुआ, और फिर सेल ने कब डिसाइड किया कि अब वो दो हिस्सों में बनने वाला है, ठीक है। ये पूरी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो सेल साइकिल इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज। एक एक शब्द का हम मतलब समझेंगे। जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज मतलब हमारा जो जीन है, जो क्रोमैटिन है या फिर जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा, वो इस चीज़ को कंट्रोल करके जाएगा ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ न्यूली फॉर्म्ड सेल बाय विच इट डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। अपने जीनोम को क्या करेगा, डुप्लीकेशन करेगा, अपने जीनोम को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, सिंथेसाइजेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स में गैप नहीं आएगा, अंडरगोज ग्रोथ बड़ा होगा, सेल में क्या होगा, ग्रोथ होगी, एंड डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। क्या होंगे उसके, फिर इवेंचुअली 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। कि जब एक सेल से एक सेल का डिवीजन होता है और उससे क्या बनते हैं, 2 नए सेल बनते हैं, तो इन 2 नए सेलों को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल आज क्लास में, राइट। अपनी पेन और कॉपी लेके बैठे हैं साथ में, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप नोट्स बनाएंगे, वही डायग्राम कॉपी करेंगे यहाँ पे जो मैम आपको बताती जा रही है, ठीक है। तो क्या है ये, एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज है। सबसे पहले तो जो क्या करती है, क्या कंट्रोल करती है, चेंजेस जो अकर हो रहे हैं, जो हो रहे हैं एक नए सेल में जो अभी अभी बना है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन सा चेंज किसके बाद आएगा, सीरीज है मतलब पहले 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज, जैसे नंबर पीरियोडिकली जो चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे चेंज आएंगे, राइट। सबसे पहले जीनोम डुप्लीकेट हो रहा है, फिर दूसरी चीज़ें बन रही हैं, फिर ग्रोथ हो रही है सेल की, और फिर इवेंचुअली सेल क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं, राइट। ऑल दीज इवेंट्स अकर इन कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड स्कीम चलेगी, और कौन कंट्रोल करेगा इसको, हमारा डीएनए, हमारा जीन इसको कंट्रोल करने वाला है। और बहुत सारे फेजेस हैं सेल साइकिल के जो प्रोटीन से कंट्रोल होते हैं। कौन से प्रोटीन से कंट्रोल होते हैं, साइक्लिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं, उनसे कंट्रोल होते हैं, राइट। एंड क्या होता है, एक होता है साइक्लिन, एक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन से कंट्रोल होते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन से कंट्रोल होंगे। अब उनमें से एक प्रोटीन का नाम है साइक्लिन, एक प्रोटीन का नाम है सीडीके। क्या हुआ सीडीके, सीडीके हुआ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये क्या करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का क्या काम है, या काइनेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। काइनेज का ज़्यादातर फंक्शन होता है फॉस्फेट ऐड करना। क्या काम होता है, फॉस्फेट की मोइटी किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल पे जो ऐड करता है, उस प्रोटीन का नाम होता है, या उसके आगे हम सफिक्स लगा देते हैं काइनेज। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन है जो किस पे निर्भर है, साइक्लिन पे निर्भर है, और उसका काम क्या है, फॉस्फेट जोड़ना। मान लो कि ए एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, ए एक मॉलिक्यूल है, इसको हमने दे दिया साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, या फिर कोई भी तरीके का हमने क्या दे दिया, काइनेज दे दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए मॉलिक्यूल विद अ फॉस्फेट ग्रुप। अब समझ आई काइनेज का क्या काम है। तो काइनेज का ये काम है कि किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल पे वो क्या जोड़ देगा, फॉस्फेट जोड़ देगा। साथ साथ में लिखते जाओ, फॉस्फेट जोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जितने भी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस आपको दिखेंगे, सीडीके दिखेंगे, 4 दिखेगा, 6 दिखेगा, 2 दिखेगा, 1 दिखेगा, जो भी आपको एक सेल साइकिल में साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज दिखते हैं, उन सारे काइनेज का काम क्या है, फॉस्फेट लगाने का काम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन काइनेजेस आर एंजाइम दैट फॉस्फोराइलेट। और इस प्रोसेस को कि उसने क्या किया, उसने एक काइनेज ने क्या किया, ए मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगा दिया,
फॉस्फेट का ग्रुप लगा दिया, एक काइनेज, कोई भी XYZ, यहाँ पे अगर हमने काइनेज लिया है तो उस काइनेज का क्या काम है, उस काइनेज का काम है फॉस्फेट का ग्रुप लगाना। तो ये एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इस फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन टू एनी मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो जो प्रोटीन काइनेज हैं वो फॉस्फोराइलेट करते हैं प्रोटीन्स को यूजिंग ATP। अब वो क्या करेंगे, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ से लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक B मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक काइनेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, काइनेज प्रेजेंट है। तो काइनेज क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट लगा के जाएगा ना। अब काइनेज के पास खुद के पास तो फॉस्फेट का ग्रुप है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो किसी से लेगा और दूसरे को दे देगा। मीडिएटर है ये काम कराने का, ठीक है। तो क्या होगा, ये ATP को बुलाएगा, यहाँ पे एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट को बुलाएगा। इससे जब ये एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, एडेनिसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। इसने अपना एक फॉस्फेट यहाँ पे काइनेज को दिया और B ग्रुप या B मॉलिक्यूल के ऊपर आके वो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा, ये इसके साथ में लग जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, B फॉस्फोराइलेट हो गया। अब क्या होता है, प्रोटीन्स यूजिंग ATP को यूज करके उन्होंने क्या लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, एंड दिस लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करती है। क्या करती है, डिसइंटीग्रेट करती है, क्योंकि उसमें जो नंबर है या जो क्रोमैटिन मटेरियल का जो क्या है कंटेंट है वो बढ़ने वाला है। तो न्यूक्लियस का भी तो साइज बड़ा होना चाहिए ना, न्यूक्लियस का भी क्या होगा, साइज बड़ा होगा। अब ट्रांजिशन फ्रॉम G1 to S and G2 to M is carried out by these CDKs। अब क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, यहाँ पे न्यू स्लाइड ले लेते हैं हम। तो जो साइकिल है बेटा, जो सेल साइकिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सेल साइकिल, ये सेल साइकिल डिवाइडेड है 4 फेजेस में। कैसे डिवाइडेड है, 4 फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। कैसे है ये सेल साइकिल, बीच में लिखा है। जो फेज, सबसे पहला जो फेज आता है जहाँ एक नया सेल जाता है या जिसमें एक नया सेल घुसता है, वो होता है G1 फेज। क्या बोलते हैं उसको, G1 फेज बोलते हैं, ठीक है। G1 फेज क्या होता है, G1 मतलब जीवन व्यतीत करेगा वो अपना, मतलब इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्या होगी, ग्रोथ होगी। अभी आपको एक आगे डायग्राम भी दिखाऊंगी। इस जीवन में क्या होगा, ग्रोथ होगा। हम बोलते हैं ना जीवन जीना, तो मतलब जीवन जब चालू होता है सेल का, तब सेल सबसे पहले कौन सी फेज में जाएगा, G1 में जाएगा। याद रखना, ये एक अच्छा टिप दिया है मैंने आपको यहाँ पे। अब ये जब अपनी ग्रोथ कर लेगा, नए नए मॉलिक्यूल्स को बना लेगा, ATP, न्यूक्लियोटाइड्स, RNA, प्रोटीन, ये सारे सिंथेसिस कर लेगा, अमीनो एसिड्स इन सबको बना लेगा, फिर ये कहाँ जाएगा, G1 से ये जाएगा S फेज में। कहाँ जाएगा, S फेज में जाएगा, जिसको बोला जाता है सिंथेसिस का फेज। किसका फेज बोला जाता है, सिंथेसिस का फेज। मतलब यहाँ पे क्या होगा, DNA का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, DNA का रेप्लिकेशन होगा। समझ आई इतनी बात या नहीं है, क्या होगा यहाँ पे, DNA का या जो भी आपका क्रोमैटिन मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसका रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे। समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पे एक और क्या आया, फिर S फेज से हम किस में बढ़ेंगे, G2 फेज में बढ़ेंगे। किस में बढ़ेंगे, सेकंड ग्रोथ फेज होता है ये हमारा। क्या होता है, सेकंड ग्रोथ फेज होता है। और सेकंड ग्रोथ फेज के बाद में फिर ये यहाँ पे वो सारी चीज़ें बनती हैं जो यहाँ पर नहीं बनी होती हैं, राइट। वो सारी चीज़ें जो G1 में नहीं बनी थी वो G2 में बनती हैं, और G2 में बनने के बाद में सेल किस में एंटर हो जाता है,
एम फेज में एंटर हो जाता है, जहां पर क्या हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियो किसके लिए यूज करते हैं, कैरियो किसके लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं, और साइटोकाइनेसिस किसके लिए यूज करते हैं, सेल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर फिर एक सेल से दो सेल बन गए और वो दोनों सेल फिर किस में एंटर करेंगे, जीवन में, अपने अपने जीवन में एंटर करेंगे, अपना अपना जीवन व्यापन करना चालू कर देंगे। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? तो क्या हुआ, नया सेल बना, नया सेल ने जीवन में एंटर किया, जीवन से वो कहाँ आया, एस में आया, बढ़ता 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 एस में आया। एस की ज़रूरत की उसने चीज़ें बनाई, जैसे कि उसने बनाया एटीपी, उसने बनाया न्यूक्लियोटाइड, उसने बनाया आरएनए, उसने बनाए कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, जो सब क्या हैं, चाहिए होंगे डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। उसने बनाए कुछ अमीनो एसिड्स, क्या बनाए, कुछ अमीनो एसिड्स जो हिस्टोन सिंथेसिस के लिए काम आएंगे, जो किसके लिए काम आएंगे, हिस्टोन्स के सिंथेसिस के लिए काम आएंगे। हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिस पे डीएनए वाउंड होता है, वूंड होता है, राइट, बंधा हुआ होता है, गिट्टी की तरह रील होती है ना धागे की गिट्टी, वैसे धागे की गिट्टी की तरह जिन प्रोटीन्स पे डीएनए बंधा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो उसके लिए प्रोटीन किससे बनेगा, अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या है, छोटे छोटे अमीनो एसिड बहुत सारे जुड़कर क्या बनाते हैं, एक पेप्टाइड बनाते हैं। फिर काफ़ी सारे पेप्टाइड जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड बनता है, और फिर जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो फिर वो क्या बनाता है, एक फंक्शनल प्रोटीन बनता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होने के बाद फिर थोड़ी सी ग्रोथ और होगी, और उसके बाद इंडिकेशन आएगा कि भाई अब क्या करना है, तुम्हारे को डिवीजन करना है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। चलो आगे एक बार और देख लेते हैं कि क्या है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब देयर आर टू रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, दो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, एक होते हैं चेक पॉइंट्स called checkpoints which takes decision about cell division, कि भाई एक फेज से, इस एक फेज में से ये पूरा फेज हो जाए और इस फेज में से सेकंड फेज में कब जाना है, राइट, क्या है, जैसे टोल नाका आता है ना, जब हम कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, राइट, तो क्या होता है, बीच में एक क्या आता है, टोल नाका आता है जिसको हमें क्रॉस करना होता है, वो हमारी चेकिंग करते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, फिर वो हमें आगे जाने देता है। तो वो क्या है, चेक पॉइंट है, क्या है, वो एक चेक पॉइंट है कि सब कुछ ठीक है दूसरे शहर में जाने से पहले। तो यहाँ पे भी जो चेक पॉइंट आएगा वो देखेगा कि भाई जीवन में सब सही तो हुआ है ना सेल के साथ में, तभी मैं सेल को एस फेज में जाने की अनुमति देता हूँ, राइट, समझ आ गई इतनी सी बात। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट बोलते हैं। अब फर्स्ट चेक पॉइंट, जो पहला चेक पॉइंट होता है वो कहाँ आएगा, वो आएगा जीवन से एस के बीच में। कहाँ आएगा, जीवन से जब सेल एस में जाएगा तब आएगा पहला चेक पॉइंट। क्या आएगा, तब आएगा पहला चेक पॉइंट जिसको बोलते हैं G1 या CG1 या फिर GS चेक पॉइंट बोलते हैं, जो G1 और S के बीच में आएगा, ठीक है। अब जीवन में क्या होगा, जीवन में जो CDK है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, वो कैसे एक्टिवेट होएगा, वो एक्टिवेट कौन करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। मतलब एक काइनेज है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब एक साइक्लिन आएगा जीवन में, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, जीवन साइक्लिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवन साइक्लिन आएगा। जीवन साइक्लिन आके CDK को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। क्या करेगा, एक्टिव करेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। और ये फॉस्फेट ग्रुप कौन देके जाएगा, ATP देकर जाएगा, राइट। और फिर ये CDK जो फॉस्फोराइलेटेड है, ये क्या करने में मदद करेगा, ये जीवन से सेल को किस में लेकर आएगा, S में लेकर आएगा। जीवन से कौन से फेज में लेकर आएगा, S फेज में लेकर आएगा।
इतनी बात समझ आ गई। सो जीवन में क्या है, CDK एक्टिव हो जाता है जीवन साइक्लिन की और ATP की वजह से, राइट, एंड इट कॉजेज, क्या करता है, ट्रांजिशन करता है ऑफ G1 टू S फेज। जीवन साइक्लिन इज डिस्ट्रॉयड। फिर जब S में चला जाता है तो S फेज के एंड पर, कब, S फेज के एंड पर जो जीवन साइक्लिन है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। एंड CDK, अब क्योंकि क्या हो गया, जीवन साइक्लिन तो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो इसके ऊपर जो निर्भर था वो भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो CDK भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। सो क्या होगा, बिकम्स इनएक्टिव, और CDK भी क्या हो जाएगा, उसका भी कोई पता नहीं होगा, वो भी इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब सेल क्या करेगा, सेल जब S से खत्म होके किस में जाएगा वापस, सेल किस में जाएगा, S से खत्म होके सेल किस में जाएगा, G2 में एंटर करेगा। अब G2 से जब M पे जाना होगा तब आएगा दूसरा टोल नाका जिसका नाम है चेक पॉइंट 2। पहला चेक पॉइंट कहाँ आया, पहला चेक पॉइंट आया यहाँ पर S फेज पर। कहाँ आया पहला चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट आया G1 से S में जाने पर। कहाँ आया, G1 से S में जाने पर आया। दूसरा चेक पॉइंट कहाँ आया, G2 से M पर जाने में दूसरा चेक पॉइंट आएगा, ठीक है। जब सेल क्या हो जाएगा, पूरी तरह बड़ा हो जाएगा और उसको अब क्या करना है, डिवाइड होने जाना है, तब तो एक चेक पॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि ये चेक हो जाए कि जो आगे दो डॉटर सेल्स बनने वाली हैं वो सही बनेंगी या नहीं बनेंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया। नाउ सेल एंटर्स G2, सेकेंड चेक पॉइंट लाइज बिटवीन G2 एंड M। G2 में क्या होगा, जो इनएक्टिव CDK है वो बाइंड करेगा टू सेकेंड चेक पॉइंट माइटोटिक साइक्लिन, मतलब GM साइक्लिन पे। इट गेट्स फॉस्फोराइलेटेड एट इट्स बोथ एक्टिवेशन एंड इनहिबिटरी साइट, बट क्योंकि अभी भी वो इनएक्टिव रहता है, राइट। क्यों रहता है वो इनएक्टिव, क्योंकि क्या है, उसके दोनों पर, एक्टिवेशन साइट पे भी और इनहिबिशन साइट पे, दोनों साइट पर कौन बैठा है, फॉस्फेट बैठा है। तो अब क्या होगा, एक्टिवेशन साइट पे से क्या होगा, फॉस्फेट को हटना होगा। ऑन रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम इनहिबिटरी साइट, अब क्या होगा, जो इनहिबिटरी साइट है उसको हमारे को क्या करना होगा, इनएक्टिव करना होगा। जो उसको रोक रखा है, जिसने साइक्लिन को रोक रखा है कि वो आगे बढ़ने ना दे, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, नस्ते नाबूद करना पड़ेगा। तो इनहिबिटरी साइट पे से क्या होगा, फॉस्फेट को हटा दिया जाएगा, CDK क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, देखो जो CDK है वो इनएक्टिवेटेड बैठा है। कैसे इनएक्टिवेटेड बैठा है, क्यों बैठा है इनएक्टिवेटेड, क्योंकि इस CDK के पास में दो साइट्स होती हैं। क्या होती हैं, दो साइट्स होती हैं, ठीक है। एक यहाँ पे फॉस्फेट बैठा हुआ है, राइट, यहाँ पे फॉस्फेट बैठा है। दूसरा फॉस्फेट कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, और ये खुद क्या है, CDK है। अब ये एक क्या है, इसकी एक्टिव साइट है, क्या है, एक्टिव साइट है, राइट, क्या है, एक्टिव साइट है। और दूसरी क्या है, इसकी इनहिबिटरी साइट है, मतलब जो काम को करने से रोकती है, जो एक फेज से दूसरे फेज में जाने से रोकती है, वो क्या है, इनहिबिटरी साइट है। एक्टिव साइट पे तो फॉस्फेट लगा हुआ है, एक्टिव साइट पे फॉस्फेट लगा हुआ है, लेकिन इनहिबिटरी साइट पे पर भी फॉस्फेट लगा हुआ है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये CDK काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये CDK G2 से सेल को M फेज में जाना नहीं देगा। जब तक क्या होगा, ये यहाँ से इनहिबिटरी साइट से फॉस्फेट निकलेगा नहीं, जब तक इस इनहिबिटरी साइट से फॉस्फेट रिमूव नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा, कुछ प्रोटीन्स आएंगे जो क्या करेंगे, इस इनहिबिटरी साइट से फॉस्फेट को हटाएंगे। क्या होएगा, यहाँ से फॉस्फेट हटेगा, यहाँ से CDK के ऊपर से फॉस्फेट हटेगा। CDK क्या होगा, CDK फिर अलाउ करेगा G2 से सेल को किस में जाने में, माइटोटिक
स्टेज में या माइटोटिक फेज में जाने में। सो एट द एंड ऑफ माइटोटिक फेज साइक्लिन CM भी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, फॉस्फेट उसके एक्टिवेशन साइट से हट जाएगा और सेल फिर से किस में आ जाएगा, जीवन में आ जाएगा। समझ आ गई इतनी सी बात, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, हमारी इंटायर सेल साइकिल है जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसको मैं आपके लिए एक डायग्राम में लेकर आई हूँ, राइट। अब सबसे पहला फेज क्या था यहाँ पे, सबसे पहला फेज था हमारा जीवन, जो कि क्या हो रहा था, ग्रोथ कर रहा था। जीवन क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। बच्चा क्या हो रहा था, नया नया बच्चा बना है, नया नया सेल बना है, तो वो क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, खाएगा पिएगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होएंगे, सारा ग्रोथ होएगा, यहाँ पे क्या होएगा, ग्रोथ होएगा। अब ग्रोथ होने के बाद क्या होएगा, ग्रोथ होने के बाद वो आएगा एस फेज में, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, एक चेक पॉइंट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एक चेक पॉइंट लगेगा ना, यहाँ पे CP1 चेक पॉइंट 1 लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CDK को, यहाँ पे CDK आएगा जिसके ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पर एक साइक्लिन आएगा जिसको हमने क्या बोला है, G साइक्लिन आया, यहाँ पे G1 साइक्लिन आया। G1 साइक्लिन ने क्या किया, CDK जो था, CDK के ऊपर, CDK जो इनएक्टिव था, इस CDK का क्या करा, एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया। अब क्या हुआ, CDK का जब एक्टिवेशन हुआ तो सेल को अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई इस चेक पॉइंट को क्रॉस करके आगे वाले फेज में जाने की अनुमति मिल गई। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ हुआ, DNA का रेप्लिकेशन हुआ, फिर सेल गया S से G2 में, G2 में क्या हुआ, फिर से और ग्रोथ हुई, फाइनल प्रेपरेशन हुआ डिवीजन के लिए। क्या हुआ, फाइनल प्रेपरेशन हुआ G2 के लिए, और G2 में अब जाएगा हमारा सेल, G2 में आ गया। अब जब G2 का पूरा काम कंप्लीट हो गया तो G2 से फिर क्या होएगा, एक और चेक पॉइंट लगेगा, एक और यहाँ पे चेक पॉइंट हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक चेक पॉइंट और आएगा CP2, राइट। फिर यहाँ क्या पढ़ा था कि CDK के ऊपर दो दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, CDK के ऊपर दो दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, उनमें से एक फॉस्फेट को क्या करना है, हटाना है, एक फॉस्फेट को क्या करना है, हटाना है। एक फॉस्फेट हटेगा CDK के ऊपर से, उसकी इनहिबिटरी साइट पे से, और CDK फिर परमिशन देगा चेक पॉइंट क्रॉस करने का, और सेल कहाँ आ जाएगा, M फेज में आ जाएगा। सेल कहाँ आ जाएगा, M फेज में आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई साइकिल से। फिर माइटोसिस में क्या होगा, प्रोफेज होगा, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। मतलब फिर क्या बन जाएंगे हमारे पास में, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे, वी विल गेट 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे पढ़े। चलो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो ये फेजेस हैं ये क्या हैं, कैसे फेजेस हैं, कितने लंबे ये फेजेस हैं। तो अगर हम एक यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर बात करें कि ये फेजेस हैं क्या, ये फेजेस हैं क्या, तो मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, ठीक है। आओ देखो, एक सेल साइकिल है, ठीक है। सेल साइकिल 2 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। क्या है, 2 भागों में डिवाइडेड है। जिस भाग में डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो रहा है, डिवीजन नहीं, जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। मतलब n है या 2n है तो वो 4n हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। उस फेज को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहे हैं। इंटरफेज के बाद में, इंटरफेज के बाद में सेल कहाँ आएगा, इंटरफेज के बाद में सेल कहाँ आएगा, माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, सेल पूरा का पूरा क्या होएगा, डिवाइड होएगा। तो दूसरा फेज क्या है,
माइटोसिस है। क्या है? माइटोसिस है। ठीक है, तो अगर हम एक सेल बना के देखें तो क्या देखेंगे हम उसमें कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बनाया सेल। ठीक है, ये सेल हम ऐसे बनाएंगे, राइट। ये हमने बनाया एक सेल। ठीक है, समझ आ गई। अब क्या होएगा, इस सेल को एक बार यहाँ लेकर आते हैं, राइट। अब इस सेल को एक बार थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट। समझ आई इतनी सी बात। ये सेल बनाया हमने। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, इस सेल के अंदर भाग होंगे। ठीक है, कैसे भाग होंगे, देखो यहां पर ये आ गया सेंटर में, ये एक रेडियस बन गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये जब सेंटर हुआ तो इस सेंटर से माइटोसिस का फेज निकाल देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया इसका फेज, जिसमें क्या कर रहा है, सेल माइटोसिस करेगा। सेल क्या करेगा, पूरा माइटोसिस करेगा। ठीक है, अब ये जो पूरा फेज है, ये जो पूरा फेज है जहाँ पे सेल में क्या हो रहा है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज है, ये पूरा क्या है सेल का, ये है माइटोसिस। क्या है ये, माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। ये क्या हो गया, पूरा माइटोसिस हो गया। अब दूसरी तरफ जो ये पूरा हिस्सा बचा है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा हिस्सा है, ये क्या है, यहाँ तक ये पूरा क्या है, दिस इंटायर इज इंटरफेस। ये पूरा क्या है, ये पूरा है इंटरफेस। क्या है, ये पूरा इंटरफेस है। इंटरफेस को आप और क्या बोल सकते हो, इंटरमाइटोटिक फेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंटरमाइटोटिक फेज भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि दो माइटोसिस के बीच का जो फेज होता है उसको हमने क्या बोला है, इंटरफेज बोला है। अब इसी इंटरफेज में अलग अलग भाग होंगे। देखिए कैसे, इसी इंटरफेज में अलग अलग भाग होंगे। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ा भाग होगा वो होगा किसका, G1 का। किसका होगा, G1 का भाग सबसे बड़ा होगा। बल्कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे और बड़ा भी कर सकते हैं। ओहो, हमारा जो सेल था, सर्कल जो था सेल का, वो गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हम अपने आप एक बार सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेल। ठीक है, हो गई, आ गई बात समझ। अब क्या हुआ, जो हमारा सेल का जो G1 है वो कुछ यहाँ पे है। ठीक है, ये G1 होगा, राइट। ज़्यादा आ गया इधर, इसको थोड़ा सा और इधर अगर कर दे हम, ठीक है, ये हो गया हमारा G1 फेज। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, G1 फेज हो गया। अब G1 से कैसे याद रखोगे, G1S G2M। ठीक है, G1 के बाद कौन आएगा, S आएगा। अब S फेज आएगा यहाँ पे, तो S फेज होगा कुछ यहाँ तक। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और छोटा करें, थोड़ा सा इम्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये क्या हो गया, S फेज हो गया। ठीक है, अब S के बाद क्या आ रहा है, G2 आ रहा है। क्या आ रहा है, S के बाद G2 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, माइटोसिस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी पूरी लाइफ साइकिल है। क्या है, ये हमारी पूरी लाइफ साइकिल है। G1, S और G2 किस में आएंगे, इंटरफेज में आएंगे। माइटोसिस एक अपना अलग हिस्सा लेकर चलेगा। तो किसी भी सेल में जो सबसे लंबा फेज होता है वो कौन सा होता है, एक बार सेल देखकर मुझे आप यहाँ पे बता दो।
जो सबसे लंबा फेज होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होगा सबसे लंबा फेज? जीवन होगा सबसे लंबा फेज। क्या होगा? जीवन जो है वो सबसे लंबा फेज होगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा एस फेज। उसके बाद कौन आएगा? यहाँ पे एस फेज आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा G2 फेज। उसके बाद कौन आएगा? G2 फेज आएगा। और सेल सबसे कम टाइम किस में लेगा? सेल सबसे कम टाइम लेगा पूरे माइटोसिस में। किस में लेगा सबसे कम टाइम? माइटोसिस में करने में सबसे कम टाइम लेगा। इतनी बात समझ आ गई? तो अगर हम देखें कि सेल कैसे अपना टाइम डिवाइड करता है, तो आप अगर ह्यूमन की बात करें, अगर आप किसकी बात करते हैं? ह्यूमन, इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों में, ह्यूमंस में क्या होगा? ह्यूमंस में क्या होगा? ह्यूमंस में जो जीवन है, ह्यूमंस में जो जीवन है वो कितना टाइम लेता है पता है किसी को? 10 घंटे टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद में जो एस फेज आएगा वो कितना टाइम लेगा? वो लेगा 9 घंटे। 9 घंटे मतलब डीएनए मटेरियल का ड्यूप्लीकेशन करना, दो डीएनए मटेरियल बनाना, उसमें 9 घंटे लगेंगे। इसके बाद में जो G2 फेज आएगा वो लेगा आपके 4 घंटे। और उसके बाद जो M फेज है, जो ये हमने फेज बनाया है माइटोसिस का, वो लेगा 1 घंटा। तो टोटल कितना हो गया? 10 + 9 19 4 21 23 एंड 1 24। कितना हो गया? 24 आवर्स। तो एक ह्यूमन सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल कितने टाइम में बनाएगा? 24 आवर्स में बनाएगा। एक ह्यूमन सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल कितने टाइम में बनाएगा? बताओ कितने टाइम में बनाएगा? 24 आवर्स में बनाएगा। समझ आई इतनी सी बात या नहीं आई? ठीक है, ये डायग्राम समझ आया पूरा, राइट। सो ये है हमारा G1, S और G2। इस पूरे को एक साथ हम क्या बोलेंगे? इंटरफेज बोलेंगे। और ये इतना सा 1 घंटे वाला क्या है? 1 घंटे वाला है हमारा माइटोसिस, जहाँ पे क्या हो रहा है? अलग अलग सेल्स बन रहे हैं, अलग अलग सेल्स में डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा वो डायग्राम जो मैंने आपको पीछे बना के दिखाया है ह्यूमन के बारे में। तो क्या है, अब पीछे एक हमारी स्लाइड रह गई थी, एम्ब्रियो, मेरिस्टेम्स एंड अदर जनरेटिव रीजन्स, जहाँ पे क्या होगी? ग्रोथ होती है। जहाँ पे क्या होती है? सोमैटिक ग्रोथ होना होता है। वहाँ पे रिपीटेड डिविजन्स चलते हैं। वहाँ पे क्या होंगे? बार बार डिविजन होंगे। टाइम इंटरवल इन बिटवीन 2 सेल साइकिल इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। क्या होगा? जो 2 डिविजन्स के बीच का जो टाइम होगा, 2 सेल साइकिल के बीच का जो टाइम होएगा, उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम, ठीक है। जनरेशन टाइम varies from a few minutes to a few days depending upon the type of the cell and its environment conditions, right? ठीक है। अब कल्चर में ह्यूमन सेल क्या करता है? एक बार डिवाइड करता है 24 घंटे में। 10 घंटे G1, 9 घंटे S में, 9 घंटे किस में? S में, 4 घंटे G2 में और 1 आवर M फेज में, ठीक है। अगर इसी की हम बात करें तो जो यीस्ट की सेल साइकिल है, यीस्ट की सेल साइकिल है वो 90 मिनट लेती है, और जो बैक्टीरिया की जो सेल साइकिल है वो 20 मिनट लेती है। ऐसे ही अगर हम ह्यूमंस की बात करें यहाँ पे, तो ह्यूमन का एक सेल 2 सेल बनाने में कितने घंटे लेता है? 24 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है? 24 घंटे लेता है। और ये पूरा आपको डायग्राम यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेल साइकिल में क्या है? 2 बेसिक फेजेस हैं,
राइट कौन कौन से है, एक लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज, ग्रोइंग फेज जिसमें ग्रोथ हो रही है जिसको बोलते हैं आई फेज, एंड शॉर्ट डिवाइडिंग एम फेज. Both have sub stages. M phase is the period और basic phase of actual cell division, जहाँ पे क्या हो रहा है, सेल एक्चुअली में डिवाइड हो रहा है. It is of short duration, छोटा होता है. Average duration of 24 hours in the cell cycle of dividing human cell. M phase last for merely 1 hour, that is less than 5%. तो अगर हम बात करें इंटरफेज की बात कर रहे हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 95% सेल की टाइम लेता है, जबकि जो एम फेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली कितना लेगा, 5% लेगा. कितना लेगा, 5% लेगा. ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे कि इंटरफेज एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, चलो अभी तक हमने देख लिया कि इंटरफेज में क्या क्या हो रहा है. इंटरफेज क्या है, चेंजेस है जो एक नए बने हुए सेल में होते हैं बिफोर इट इज केपेबल ऑफ डिविजन अगेन. राइट, सो इंटरफेज इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस. क्या है, सीरीज ऑफ चेंजेस हैं दैट टेक्स प्लेस इन न्यूली फॉर्म्ड सेल एंड इट्स न्यूक्लियस बिफोर इट बिकम्स केपेबल ऑफ डिविजन अगेन, ताकि वो वापस डिविजन के लिए जा सके. राइट, इसलिए उसको और क्या बोलते हैं, इंटरमाइटोसिस भी बोलते हैं. यही बोला मैंने, इंटरमाइटोटिक फेज बोला था. उसको और क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं रेस्टिंग फेज, सोचो आप, क्यों बोलते हैं इंटरफेज को रेस्टिंग फेज. आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेल क्या रेस्ट कर रहा है, नहीं, सेल रेस्ट नहीं कर रहा है. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. मेटाबॉलिकली क्या है, मेटाबॉलिकली तो वो एक्टिव है, मोस्ट एक्टिव है इनफैक्ट अभी इस टाइम पे, क्योंकि क्या चल रही है इसमें, बहुत ज़्यादा ग्रोथ चल रही है सेल में. क्या चल रही है, ग्रोथ चल रही है. लेकिन रेस्ट पे क्यों बोला है, क्योंकि किसी भी प्रकार का डिविजन एक्टिविटी या डिवाइडिंग एक्टिविटी नहीं चल रही है. इसलिए सेल को क्या बोला है कि सेल क्या है, कैसे फेज में है, रेस्टिंग स्टेज में है. इंटरफेज क्या है, मेटाबॉलिकली इट इज हाईली एक्टिव. राइट, एंड देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ वेरियस सबसेल्युलर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग क्रोमोसोम्स. लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, रेप्लिकेशन अभी नहीं हो रहा है. ठीक है, कोई भी तरीके का क्या है, there is replication of various subcellular components including chromosomes. अभी क्या हो रहा है, G1 में, S में, G2 में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है. ग्रोथ करने का क्या मतलब हो रहा है कि सेल्स में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, नंबर में बढ़ रही हैं, उनमें ग्रोथ हो रही है. साथ ही में अगर G1 में क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, उसका रॉ मटेरियल बन रहा है. क्या बन रहा है, रॉ मटेरियल बन रहा है. क्या बन रहा है, G1 में न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, ताकि वो न्यूक्लियोटाइड्स जो थे AGTC जो हम पढ़ते हैं, एडेनोसिन, गुआनोसिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन, ये सारी चीज़ें बन रही हैं ताकि जब एस फेज आए और ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़े डीएनए बनाने के टाइम पे, तब क्या होगा, उस टाइम पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन के टाइम पे ये न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए होंगी, तो उसकी प्रेपरेशन सेल पहले से ही कर लेता है. समझ आई इतनी सी बात. सेल क्या कर रहा है, सेल जीवन में वो सारी चीज़ें बना रहा है जो उसको किस में चाहिए होंगी, एस फेज में चाहिए होंगी. राइट, अब जो चीज़ें उसको G2 में चाहिए होंगी वो कहाँ बना लेगा, एस में बना लेगा. ठीक है, और जो चीज़ें माइटोसिस में चाहिए वो तीनों में बन रही हैं, G1 में भी, S में भी और G2 में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ बनेंगी, G2 में बनेंगी. ठीक है, तो G1 में सबसे ज़्यादा क्या बन रही है, जो चीज़ें S में चाहिए. S में क्या होने वाला है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होने वाला है, डीएनए बनने वाला है. डीएनए का टेम्पलेट है, उसके साथ में उसके सामने क्या लगेगा, उसके सामने क्या लगेंगी, न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगी. न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगी तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स को पहले ही हमारे को जीवन में बनाना पड़ेगा. अब बनाने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी भी लगेगी, ताकत भी लगेगी सेल को, तो सेल को क्या बनाना पड़ेगा, एटीपी भी बनाना पड़ेगा. प्रोटीन्स भी लगेंगे तो प्रोटीन्स भी बनाने पड़ेंगे, अमीनो एसिड्स बनाने पड़ेंगे, आरएनए बनाना पड़ेगा.
ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेल जो एस में चाहिए वो कहाँ बना रहा है, G1 में बना रहा है। तो सेल ग्रोज इन साइज, और क्योंकि अब सेल में क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ती जा रही है, इतने सारे कंपाउंड्स, सब सेलुलर कंपोनेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो सेल का साइज भी बड़ा होगा और सेल ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और जब इंटरफेस खत्म होने वाला होगा तो सेल एक इक्वल डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे कि वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होएगा, ठीक है, समझ आ गई। अब इंटरफेस क्या करता है, 75 to 95% ऑफ टाइम लेता है, और नॉन डिवाइडिंग स्टेट ऑफ मेच्योर सेल एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंटरफेस, ये हमने पढ़ ही लिया। लास्ट थ्रू द लाइफ ऑफ द सेल, ह्यूमन नर्व सेल डू नॉट डिवाइड आफ्टर द बर्थ। अब ये एक आपको याद रखने वाली बात है कि ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा सेल है जो कि पैदा होने के बाद कभी डिवाइड ही नहीं होता है, और वो है ह्यूमन नर्व सेल। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में भी किया था कि कौन से ऐसे सेल पे एक्सीडेंट होने पे कौन सा ऐसा सेल है जो कि रिप्लेस नहीं हो सकता या लीस्ट लाइकली है, और वो कौन से थे, ह्यूमन नर्व सेल का रिप्लेसमेंट या रीजनरेशन बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो डिवाइड नहीं करते। Therefore, interphase period of human nerve cell lasts throughout the life, क्योंकि इनमें डिवीजन है ही नहीं तो माइटोसिस होगा ही नहीं, तो पूरे टाइम क्या चलता रहेगा, इंटरफेस चलता रहेगा। एंड इंटरफेस ऑफ डिवाइडिंग सेल हैज 3 stages, G1, S एंड G2, ठीक है। ये देखिए, ये मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आई हूँ। इंटरफेज है, इंटरफेज में G1 फेज है, G1 फेज पेरेंट सेल है। यहाँ पे 4 अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स आर शोन पार्शियली कंडेंस्ड टू मेक देम विजिबल। अब जब ये क्या आए, एस से और एस में और G2 में आए, अब ये क्या हो गए, पहले यहाँ पे आपको ये सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल दिख रहे हैं। अब ये क्या है, 4 है। अभी यहाँ पे क्या हो गए, ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि क्या हो गया, 4 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हो गए। उन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर रेप्लिकेशन कर लिया, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी यहाँ पे क्या है, 1 सिस्टर क्रोमैटिड है, क्या है, 1 सिस्टर क्रोमैटिड है। अब यहाँ पे क्या हो गए, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। मतलब कैसे हो गए, ये एक है, ठीक है, इसने क्या किया, ये तो कहाँ है, ये है हमारा कहाँ, G1 में, कहाँ है, G1 में है, ये G1 में है। S में और G2 में देखने पे हमारे को ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसने क्या कर लिया है, रेप्लिकेशन कर लिया है। S फेज में क्या कर लिया है, रेप्लिकेशन कर लिया है, ठीक है। अब इंटरफेस का हम पहला फेज पढ़ रहे हैं जिसको बोल रहे हैं G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज और पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। तो इसको क्या बोला है, पोस्ट माइटोटिक बोला है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये माइटोसिस के बाद में आ रहा है, राइट, क्या हो रहा है, माइटोसिस के बाद में आ रहा है। एंड इट इज़ द फेज बिटवीन, कहाँ का फेज है ये, माइटोसिस खत्म हो रहा है और क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स चालू होगा, उसके बीच की ये फेज है, फेज बिटवीन एंड ऑफ एम फेज ऑफ प्रीवियस सेल एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगा, एस फेज में होगा। कहाँ होगा, एस फेज में होगा। तो G1 जो है वो किसके बीच का फेज है, M के बीच का और S के बीच का फेज है। और जो G1 है वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट फेज होगा इंटरफेज का, राइट, ये हमने बताया। सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, न्यूक्लियस बना रहा है, ग्रोस कंटिन्यूसली न्यूक्लियस, हाउएवर ग्रोज ओनली टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। न्यूक्लियस बड़ा होता है लेकिन थोड़ा ही बड़ा होता है। आरएनए बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, अमीनो एसिड फॉर हिस्टोन सिंथेसिस। मैंने आपको बताया कि हिस्टोन क्या होते हैं, ऐसे 4 प्रोटीन्स होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो ऐसे लपेटता हुआ जाता है। तो इन हिस्टोन्स का भी, इन हिस्टोन्स के लिए जो क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए वो यहीं पे ही बनेंगी।
सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं, वो भी धीरे धीरे इस नंबर में इंक्रीज हो रही हैं। ड्यूरेशन ऑफ G1 फेज इज वेरिएबल। अब क्या है, कुछ सेल्स हैं जिनको बार बार जल्दी 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 फ्रीक्वेंटली डिवाइड होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, G1 का जो टाइम है वो फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी डिवाइड होने वाले सेल्स में क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, और जो अनफ्रीक्वेंटली ग्रो हो रहे हैं या इनफ्रीक्वेंटली ग्रो हो रहे हैं उनमें क्या होगा, G1 लॉन्ग होगा, जैसे कि ह्यूमन सेल में लॉन्ग होगा। और एज कंपेयर टू ह्यूमन सेल, बैक्टीरिया में जो G1 फेज है वो शॉर्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, इट इज लॉन्गर फॉर सेल्स डिवाइडिंग इनफ्रीक्वेंटली, जो कम डिवाइड करते हैं उनके लिए लंबा होगा। शॉर्टर G1 अकर्स इन सेल्स अंडरगोइंग फ्रीक्वेंट डिविजन्स। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जब G1 में सेल आ जाता है तो सेल के पास में 3 ऑप्शन होते हैं कि G1 में क्या करना है। G1 में आने के बाद, राइट, G1 में आने के बाद एक तो सेल के पास ऑप्शन होता है कि वो S में चला जाए और सेल साइकिल कंटिन्यू करे। क्या करे, सेल साइकिल कंटिन्यू करके कहाँ चला जाए, S में चला जाए। ठीक है, S में चला जाए, या फिर क्या होगा, स्टॉप करेगा सेल साइकिल को। सेल साइकिल को क्या करेगा, स्टॉप करेगा और क्या करेगा, एक G0, G0 स्टेज होती है जिसको बोलते हैं G क्वेसेंट स्टेज। क्या होती है, G क्वेसेंट स्टेज होती है, जहाँ पे सेल एक तरह से ठहर जाता है। क्या होता है, ठहर जाता है। स्टॉप सेल साइकिल एंड एंटर G0 फॉर अंडरगोइंग डिफ्रेंसिएशन। उसमें सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है, या तो इसमें आ जाएगा या फिर वो क्या करेगा, या फिर वो G1 में ही अरेस्टेड रहेगा। क्या करेगा, या तो वो क्या करेगा, G1 में ही गेट्स अरेस्टेड इन G1 एंड लेटर ऑन इट में या तो वो यहाँ जाएगा, इसकी मर्जी है, या फिर वो कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। ये 3 चॉइसेस होती है सेल के पास में। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करके जाएगा कि भाई सेल G1 से सेल साइकिल में जाएगा या यहाँ अरेस्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ अरेस्ट होने के बाद में या वापस G0 में जाएगा, या फिर सेल साइकिल के पास जाएगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि भाई सेल कहाँ जाएगा G1 के बाद में, इसलिए वही चेक पॉइंट आता है। तो चेक पॉइंट क्या करता है, चेक पॉइंट चेक करता है 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में, जिनमें से सबसे पहला होता है सेल का साइज। क्या सेल इतना बड़ा हो गया है कि वो आगे जा सकता है। दूसरा, क्या सेल के पास इतने माइटोजेंस हैं, माइटोजेंस मतलब वो फैक्टर्स जो सेल को डिवाइड करने के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या इतने माइटोजेंस प्रेजेंट है हमारे पास। या फिर सेल का जो इंटायर वॉल्यूम है और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, क्या वो परमिट करता है, क्या वो वही होना चाहिए जो सेल को G1 से S में लेकर जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि सेल कहाँ जाएगा। डिसाइडिंग फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोजेंस and storage of energy rich compounds at the deciding point called check point। ठीक है, अब अगर हम माइटोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, माइटोजेंस की अगर हम बात करें तो माइटोजेंस प्लांट्स में अलग होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन्स अगर आपने नाम सुना होगा, साइटोकाइनिन्स क्या है, प्लांट में माइटोजेंस हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए सेल को ट्रिगर करते हैं। और क्या करते हैं, सेल डिवीजन में सेल को ट्रिगर करते हैं। ह्यूमंस में हमारे पास होते हैं लिम्फोकाइंस, राइट, और हमारे पास होता है एक EGF, ये होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। क्या है ये, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एंड और क्या है ये, एक और है हमारे पास प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये क्या हुआ, PDGF, PDGF, EGF, लिम्फोकाइंस। तो ये सब क्या है, वो हॉर्मोन्स हैं
जो कि ये बताएंगे कि सेल अब टू डिवाइड करेगा। प्लांट्स में भी कौन है, साइटोकाइनिन हॉर्मोन्स हैं। कौन है, प्लांट्स में भी साइटोकाइनिन हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, माइटोजेंस हैं। ये सारे क्या है, माइटोजेंस हैं जो सेल को डिवाइड होने के लिए ट्रिगर करके जाते हैं। दिस चेक पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड G1 साइक्लिन या फिर CG1, which causes transition from G1 to S phase. Once the checkpoint of G1 phase is crossed, cell cycle will go uninterrupted till the cycle is completed. ठीक है, एक बार अगर G1 से S वाला कर लिया तो वो कहाँ तक जाएगा, सीधा G2 तक जाएगा। फिर G2 से M पे एक चेक पॉइंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर वो क्रॉस करने के बाद सेल कहाँ चला जाएगा, माइटोसिस में चला जाएगा। अब बात करते हैं हम एस फेज की, कि भाई एस फेज को हम और क्या बोलते हैं। एस फेज को हमने और क्या बोला था, एस फॉर सिंथेसिस। क्या हो रहा है, एस फॉर सिंथेसिस। एस इज सिंथेटिक फेज वेयर क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट, जहाँ पे क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होएगा, डुप्लीकेशन होएगा। एक से क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। For this, their DNA molecule function as templates and form carbon copies. आपको याद है ना कि DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA फिर क्या करेगा, रेप्लिकेशन में सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। फिर उसके सामने यहाँ पे आके क्या लगते हैं, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगते रहते हैं। ऐसे लगते हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे ही पूरा DNA बन जाता है। फिर ये एक सेल में चला जाएगा और यहाँ जो बन रहा है वो दूसरे सेल में चला जाएगा। सो डीएनए कंटेंट डबल्स, जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है। मतलब कैसे होता है, अगर एक कॉपी है तो एक कॉपी की क्या बन जाएंगी, दो कॉपी बन जाएगी फॉर हैप्लॉइड सेल्स, और दो कॉपी है तो दो कॉपी की चार कॉपी बन जाएगी डिप्लॉइड सेल्स में। समझ आए इतनी सी बात। As a result, duplicate sets of genes are formed. Along with replication, new chromatin fibers are formed, which however remain attached in pairs, and the number of chromosome does not increase. That is 1 to 1n और 2n to 2n ही रहता है। क्रोमोसोम नंबर अलग नहीं होता है, क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमैटिड रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये है, इसने क्या किया, इसने डुप्लीकेट कर लिया, लेकिन ये यहाँ अपने काइनेटोकोर से अपने यहाँ चिपका रहा। फिर जब डिवीजन हुआ तो फिर से ये अलग अलग सेल में क्या बन के चले गए, वापस से ये बन के चले गए। सो 1n क्या रहा, 1n ही रहा। पर लेकिन जब डुप्लीकेशन हुआ तब वो क्या बन गया, एक बार के लिए 2c बना, ये n नहीं बना। जो 1 कॉपी है ये 1 कॉपी ही रहेगी ना, 1 क्रोमैटिन ही रहेगा या 1 क्रोमोसोम ही रहेगा। 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम बना, डिवीजन के टाइम में वो अलग अलग फिर से 1 क्रोमोसोम हो गया। लेकिन अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो प्लॉइडी में क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1n ही प्लॉइडी रह रही है। प्लॉइडी विल नॉट चेंज। सो एज क्रोमैटिन फाइबर्स आर इलोंगेटेड क्रोमोसोम्स, ईच क्रोमोसोम कम्स टू हैव 2 chromatin threads और sister chromatins which remain attached to a common point, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रोमियर। ये क्या है, सेंट्रोमियर है। क्या है ये, सेंट्रोमियर है। ठीक है, अब एस फेज को हम और क्या बोलते हैं, इनविजिबल फेज ऑफ एम स्टेज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड सब यूनिट्स ऑफ काइनेटोकोर्स और सिंथेसाइज, और क्या है, काइनेटोकोर्स के सिंथेसाइज हो रहे हैं सब यूनिट्स। ठीक है, सेंट्रोसोम ऑल्सो बिगिन टू डिवाइड इनटू सेंट्रियोल्स। क्या है, सेंट्रोसोम्स होते हैं जो पोल्स पे जाते हैं, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, वो क्या करते हैं, वो भी दो दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक पोल के लिए एक दूसरे पोल के लिए, राइट। और क्या बनाएंगे, या तो 2 सेंट्रोसोम्स बनाएंगे या फिर 2 सेंट्रियोल के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द G2 फेज। अब हम आ रहे हैं G2 फेज में, जहाँ पे क्या हो गया है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद में ये सेकेंड ग्रोथ फेज है, या फिर इसको बोलेंगे प्री माइटोटिक गैप फेज। G1 को हमने क्या बोला था, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, राइट। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स यहाँ पे भी होएगा, क्योंकि जब सेल डिवाइड कर रहा है तो उस टाइम भी तो कुछ प्रोटीन्स चाहिए होंगे ना।
सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। जो सेल ऑर्गेनेलीज G1 में डुप्लीकेट नहीं हुई थी वो यहाँ डुप्लीकेट होंगी, स्पिंडल फाइबर बनेगा। क्या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होएगा? सेल होता है, यहाँ पे उसके पास 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेंट्रोजोम्स होते हैं, फिर यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनने होते हैं। क्या बनने होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनने होते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स किससे बनते हैं? प्रोटीन्स के तो बनते हैं कि नहीं बनते? तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है ऑर्गेनेलीज का, स्पिंडल फाइबर्स बनने होते हैं। और क्या होता है? एंड सेल ग्रोथ, सेल की क्या होगी यहाँ पे? ग्रोथ होगी, ठीक है। तो क्या होगा अब ये G2 क्या करेगा? G2 में वो सारी चीजें होंगी बेटा आपके पास जो G2 से सेल को किस में जाने में मदद करेगी? M फेज में मदद करेगी। और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा? एक यहाँ पर क्या आएगा? चेक पॉइंट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे हमारा? एक चेक पॉइंट नंबर 2। कौन सा टोल नाका आएगा यहाँ पे? दूसरा टोल नाका आ जाएगा यहाँ पे G2 के बाद में। समझ आ गई इतनी सी बात? फिर हम आ जाएंगे माइटोटिक फेज में, जो कि क्या होगा? वहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? सेल डिवाइड करेगा। क्या होएगा? सेल डिवाइड होएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा क्रोमोसोम्स का, राइट। सो दिस इज द फाइनल फेज ऑफ सेल साइकिल, रिप्रेजेंट फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। यहाँ पे सेल रेस्टिंग में नहीं है, सेल एक्टिव है। प्रायर टू द सेल components have undergone duplication, right? M phase, the stage of separation of already duplicated components. अब क्या होगा? हिस्सेदार वो क्या हो रही है? अब क्या हो रहा है? बंटवारा होने वाला है। एक सेल ने इतने सारी चीज़ें बनानी है जो 2 सेल्स को इक्वली डिवाइड करके दे सकते हैं। अब ये जो है ये क्या है? बंटवारा है। क्या है? बंटवारा है, जहाँ पे क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, बंटवारा होगा किसका? न्यूक्लियस का भी होगा और सेल के कंपोनेंट्स का भी होगा। क्या होगा? सेल के कंपोनेंट्स का भी होगा। साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब डिवीजन ऑफ सेल प्रोटोप्लास्ट। आफ्टर एम फेज सेल में एंटर इनटू अ फ्रेश साइकिल, या फिर क्या हो सकता है? वो G0 में जाके अरेस्ट हो सकता है। G0 फेज क्या है? जहाँ पे सेल अरेस्ट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, देयरफॉर आगे डिवीजन नहीं हो पाता है, एंड देन ग्रो करता रहता है और डिफ्रेंशिएट होता रहता है। अभी हम पढ़ेंगे G0 के बारे में भी आगे। सो G0 क्या है? इट्स अ स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन, मतलब क्या नहीं हो रहा है? इनएक्टिवेट हो गया है सेल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी। किसकी नॉन अवेलेबिलिटी? माइटोजेंस, जो चाहिए सेल को आगे बढ़ने के लिए, सेल साइकिल में काम करने के लिए, माइटोजेंस और एनर्जी रिच कंपाउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सेल अरेस्ट हो गया। तो जो हम क्या बोलते हैं कि स्पोर्स हैं, स्पोर्स को अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं तो वो ग्रो हो जाते हैं, नहीं तो वो क्या हो जाते हैं? स्पोर्स बन के रह जाते हैं। तो जो वो स्पोर्स होते हैं वो कौन से स्टेज में आ जाते हैं? G0 स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसमें क्या लगा लेंगे? नॉट लगा लेंगे, G0 फेज, ठीक है। ओके, सो द सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। लेकिन सेल क्या करता रहता है? अपना जो काम है वो करता रहता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो उसको ग्रो करने के लिए काम चाहिए वो करता रहता है। सेल यूजुअली ग्रोज इन साइज, अज्यूम पर्टिकुलर शेप एंड कम टू हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन। द फिनोमिनन इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। लेकिन इस ग्रोथ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेल डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। और कुछ क्या है? कुछ सेल्स अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं एज रिजर्व सेल्स। दे मे प्रोसीड विद सेल डिविजन व्हेन रिक्वायर्ड। जब ज़रूरत होगी सेल डिवीजन की, जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तब सेल डिवीजन वापस शुरू हो जाएगा। जब माइटोजेंस आ जाएंगे, एनर्जी रिच कंपाउंड्स आ जाएंगे, जब सारी कंडीशंस फेवर करेंगी, तब सेल वापस कहाँ? G0 से G1 में एंटर हो जाएगा। अब क्यों होता है ये सेल डिवीजन? सिग्निफिकेंस है कि भाई क्या काम है, क्यों करना है सेल डिवीजन? तो क्या है? हमने बताया कि ग्रोइंग रीजन्स होती हैं, उसमें सेल डुप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। रिपेयर होता है, जहाँ कहीं लग गई, भिड़ गए, चोट लग गई, तो यहाँ स्किन का सेल क्या हो गया? मर गई यहाँ पे सेल। अब यहाँ पे स्किन की सेल्स को जब वो डिवाइड करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे और फिर नए नए सेल्स बनाएंगे, तो ज़रूरत है ना रिपेयर के लिए। क्या होगा? सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरत है। कंटिन्यूटी, अगर सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हमने क्या बोला कि भाई हम बच्चे नहीं करेंगे आगे, तो क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी?
नहीं बढ़ेगी ना। तो अगर सेल्स बोलें कि नहीं मैं ही रहूँगा, तो सेल तो मर जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होएगा, रिन्यूअल नहीं होएगा बॉडी का। क्या नहीं होएगा, रिन्यूअल नहीं होएगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए होता है, सेल में डिवीजन चाहिए होता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए जो सिंगल सेल नहीं, लेकिन उनमें क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तब क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हमारे को चाहिए होगा। दे आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ सिंगल सेल और जाइगोट। एक सिंगल सेल या जाइगोट के मल्टीपल डिविजन से कौन बनेगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज मेनी ऑफ देम बिगिन टू डिफरेंशिएट। तो जैसे जैसे क्या होएगा, अलग अलग सेल्स, बतेरे सेल्स बनते जाएंगे, मल्टी सेल्यूलर सेल्स होंगे। कुछ सेल्स कुछ काम करेंगे, कुछ सेल्स कुछ काम करेंगे, कुछ सेल्स कुछ काम करेंगे। क्या आ जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगा। इन फुली फॉर्म मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल सम सेल्स रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन। कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास डिवीजन की पावर रहती है, जैसे कि बोन मैरो जो कि टोटी पोटेंट सेल्स हो गए, या फिर क्या हो गए, पार्शली पोटेंट सेल्स हो गए, जर्मिनल टिश्यूज हो गए, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जो कि क्या करती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करके क्या बनाती रहती है, लेयर बनाती रहती है। स्क्वामस एपिथेलियम में हमने पढ़ा था, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम में मेरिस्टेमेटिक रीजन और प्लांट्स में जो टिप वाले एपिकल रीजन होते हैं जहां पे कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए होती है, राइट। तो इसलिए हमारे को क्या चाहिए होती है, सेल्यूलर डिवीजन चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, सेल की साइज बढ़ाने के लिए चाहिए होता है, जेनेटिक सिमिलैरिटी के लिए चाहिए होता है कि भाई जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो आगे भी तो जानी चाहिए, राइट। सो कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस विच मेंटेन्स जेनेटिक सिमिलैरिटी। इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिक सिमिलैरिटी या जेनेटिक मटेरियल कंजर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। एंड डिस्पाइट देयर बीइंग डिफरेंट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, इंडिविजुअल्स अपना क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल कंजर्व करके जा रहे हैं। हेल्पफुल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, रिपेयर में काम आता है, और कहाँ काम आता है, रीजेनरेशन में काम आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस करने में सेल डिवीजन काम आता है। रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट, जो रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस में जो होता है उसमें काम आता है। म्यूटेशंस किससे होती हैं, जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो कैसे होगी, म्यूटेशंस के ऊपर ही तो निर्भर है पूरी। कैंसर में क्या हो जाता है, सेल की जेनेटिक मटेरियल में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, राइट। अब क्या आ रहे हैं, वो फैक्टर्स आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी कि किस पे सेल निर्भर करता है कि वो एक चेक पॉइंट क्रॉस करेगा। तो पहले हमने क्या बात करी थी, सेल साइज बात करी थी कि सेल इज केपेबल ऑफ डिवीजन ग्रो फॉर सम टाइम। पहले वो कुछ टाइम पे बड़ा होते हैं, अटेन करते हैं एक पर्टिकुलर साइज और फिर डिवीजन लेते हैं। फिर आता है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, सेल में कितना बड़ा न्यूक्लियस है, क्या है, सेल में कितना बड़ा न्यूक्लियस है, टू क्या, साइटोप्लाज्म वॉल्यूम। सेल की जो सेल वॉल्यूम है, इसको साइटोप्लाज्म वॉल्यूम नहीं लिखे, इसको लिखेंगे सेल वॉल्यूम, ठीक है। इस रेशियो को क्या बोला गया है, इस रेशियो को बोला गया है कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। तो ये जो रेशियो है, जब ये रेशियो एक डिवीजन के लिए सही आता है तब सेल को बोला जाता है कि अब आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। अब आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, क्योंकि एक सेल इतना बड़ा न्यूक्लियस हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर बोलते हैं माइटोजेंस को, जो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताए थे, एजेंट्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं सेल डिवीजन। प्लांट माइटोजेंस कौन से होते हैं, हार्मोन, साइटोकाइनिन्स। सेवरल माइटोजेनिक सब्सटेंसेस जो ह्यूमंस में जाने जाते हैं, लिम्फोकाइंस, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये 3 पॉइंट्स क्या हैं जो ये बता के जा रहे हैं हमारे को कि भाई सेल को अब आगे चेक पॉइंट क्रॉस करना है और डिवीजन की तरफ जाना है। तो इतना बेसिक समझ आया, ठीक है। ये क्या था, हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन का बेसिक था, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स हमने पढ़े कि भाई क्या फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसा किया जाता है, क्या क्या होता है उनमें, क्या क्या कंपोनेंट्स कब बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी आज, ठीक है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस पढ़ने वाले हैं कि कैसे सेल डिवाइड करता है, सोमैटिक डिवीजन कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन कैसा होता है, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।